गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं भाषा एवं संस्कृति, भाषा एवं साहित्य। संविधान में भाषा के विषय में कौन कौन से प्रावधान किए हुए हैं, राज्य सरकार भाषा के लिए क्या कर सकती है, केंद्र सरकार भाषा के लिए क्या कर सकती है, ये सब हमें पढ़ना है। तो महात्मा गांधी जी द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता दी गई थी? 1917 में। भारतीय संविधान का भाग 17 का शीर्षक क्या है? राज्य। भाग 17 और अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। हमने ये भी पढ़ा कि अनुच्छेद 120 आर्टिकल 120 में क्या पढ़ा अपन ने? संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किए जाएंगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष मातृभाषा में भी बोलने की अनुमति दे सकता है। जो लोकसभा के सदस्य है, कितने सदस्य हैं? संसद के कितने सदस्य हैं? संसद के 245 मतलब 750। हाँ, तो लोकसभा के 345 नहीं 545 और राज्यसभा के 250। वैसे 245 ही है अभी, पर ये सभी सदस्य मिलकर संसद के सदस्य कहलाते हैं। तो ये सब अध्यक्ष की अनुमति लेकर अध्यक्ष लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष देगा, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं वो अनुमति दे सकता है मातृभाषा में बोलने की। फिर हमने आर्टिकल 210 पढ़ा, अनुच्छेद 210 भाग 17 के किसी बात के होते हुए भी राज्य विधानमंडल की भाषा या तो राजभाषा हो सकती है उस राज्य की, या हिंदी हो सकती है या अंग्रेजी हो सकती है, और वही अध्यक्ष मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। फिर हमने पूरे आर्टिकल पढ़े। योगेश जी, आपसे एक क्वेश्चन था मेरा। भाग 17 के अलावा भाषा से संबंधित एक प्रावधान किस अनुच्छेद में? 120 और 210। ठीक। आर्टिकल 343 क्या प्रावधान है? संसद की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी और अंकों का अंतरराष्ट्रीयकरण अपनाया जाएगा। ये पढ़ लिया हमने। फिर आर्टिकल 344 पढ़ा हमने, डिटेल में पढ़ा था, अभी तो हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं कि राजभाषा के संबंध में आयोग एवं संसद की समिति संसद के या संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद और उसके बाद 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन करे। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? जी सर। ठीक है, इसको करेक्ट करो। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 और राजभाषा आयोग का गठन 344। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद और उसके बाद में प्रति 10 वर्ष के बाद एक अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। सदस्य कौन होंगे? जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनके विशेषण हो गया, उनके सदस्य होंगे। ठीक है, क्लियर एकदम। फिर अनुच्छेद 345 पढ़ा। अनुच्छेद 345 में क्या है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को उस राज्य की पूरे कार्यों के लिए या किसी एक या एक से अधिक विभागों के लिए राजभाषा घोषित कर सकता है। ये राज्य सरकार अनुच्छेद 345 अपने राज्य के लिए राजभाषा घोषित कर सकता है, जबकि इससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 210 में दिया हुआ है। आर्टिकल 210 में दिया है राज्य की एक
मतलब राज्य की विधानसभा के कार्य राजभाषा में होंगे या हिंदी या अंग्रेजी में होंगे, तो वो राजभाषा घोषित करने के लिए प्रावधान अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345 क्लियर एकदम। अनुच्छेद 345। 346, अब देखो राज्य की राजभाषा घोषित कर ली विधानमंडल ने, और यदि लोगों को ऐसा लगता है कि ये हम जो भाषा बोल रहे हैं ये राज्य के लगभग 60-70% भाग में बोल रहे हैं और सरकार ने इसे राजभाषा घोषित नहीं किया है, तो ये प्रावधान कायम है। 347, राष्ट्रपति के पास में शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रपति यदि सहमत हो जाए तो आर्टिकल 347 के तहत उसे भी राजभाषा घोषित करने के लिए मंडल को बोल सकते हैं, लेकिन घोषित कौन करेगा? राज्य विधान मंडल। अनुच्छेद 346, संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, यदि दो राज्य आपस में पत्राचार करते हैं या एक राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, संघ के बीच में जो पत्राचार होगा तो केंद्र की भाषा के बीच में होगा, या तो हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, जो कि संघ सरकार जो घोषित कर दे उससे होगा। फिर 347 अभी पढ़ लिया अपन ने। 348 की बात करें तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधेयक और अधिनियम, इनकी भाषा क्या होगी? आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान दिए हुए 348, और जब तक कोई उपबंध न किया जाए तब तक क्या रहेगा? हिंदी नहीं, इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है? इंग्लिश। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश। 349 पढ़ा अपन ने कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, और अनुच्छेद 350 हिंदी का प्रचार प्रसार, मातृभाषा का प्रचार प्रसार। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, और 350 में दिया है स्थानीय भाषा के लिए, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में, और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, दोनों आर्टिकल 350 में। और हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश या संघ का दायित्व होगा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है, आर्टिकल 351। अब मुझे बताया जरा एक बार और बता दे ऑनलाइन वाले, क्या आवाज आ रही है बराबर? ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग काय में दिया है? प्रावधान को किस आर्टिकल में दिया है राजभाषा आयोग का? 344, आर्टिकल 344। प्रत्येक 5 वर्ष नहीं, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद और उसके बाद में 10 वर्ष बाद, प्रत्येक 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति जो है एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो राजभाषा आयोग की बात करें तो कब गठित हुआ होगा पहला राजभाषा आयोग? हेमलता, सरिता। संविधान लागू कब हुआ? 1955। संविधान कब लागू हुआ? 1950। तो राजभाषा आयोग कब गठित होना चाहिए? 1955। और उसके बाद में कब होगा? 1965। उसके बाद में 1965। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वर्ष 1960 में आयोग की स्थापना हुई तथा 1960 में आयोग, राजभाषा आयोग
और 1963, यहाँ कंफ्यूज होता है लोग बहुत। 1963 में राजभाषा अधिनियम, 1963 में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम, इसको चेक करना जरा। 1963 में राजभाषा अधिनियम, याद रखना बराबर। 1963 में राजभाषा अधिनियम, 1960 में राजभाषा आयोग, 1963 में राजभाषा अधिनियम। कौन अध्यक्ष? ये तो चेक करना है हमें। हाँ तो बताओ ना नाम। पंथ। धारा 3 जनवरी 1965 के, धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन लागू होगी। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे। धारा 3 क्या है ये पढ़ना है हमें। धारा 3 क्या है इतना तो याद हो गया। राजभाषा आयोग 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, और इसकी धारा 3 कब लागू होगी? 1965 के 26वें दिन। 26वें दिन क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये 5 साल में आयोग का गठन करना था, लेट हो गए, और 10 साल बाद हर 10 साल में करना था उसको। तो 55 के बाद 65, तो ये बराबर उन्होंने क्या बोला? धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन लागू होगी। बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर, गुड, यही बोला। 1955 में बना है। 1955, ठीक। जो राष्ट्रपति द्वारा आयोग गठित किया गया है 1965, ये राजभाषा आयोग की बात कर रहे हैं। राजभाषा आयोग 1965, और बीजी खेर, नाम याद रखना। ये 55 मेंस, हाँ 55, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। बीजी खेर, और उसकी रिपोर्ट आई थी 1960, ठीक है। और इसके आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तो राजभाषा आयोग, इसे बीजी खेर आयोग बोलेंगे। बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। और उसकी अनुशंसा के आधार पर 1963 में राजभाषा अधिनियम, और धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन लागू होगी। धारा 3 में क्या लिखा हुआ है ये देखिए। उपधारा 1 में अंतर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों ही प्रयोग में होती रहेगी। क्लियर है एकदम? क्या उपधारा 1 में अंतर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों ही प्रयोग में होते रहेगी। यदि कोई भी प्रावधान कर दिया जाए तो भी ये भाषा प्रचलन में रहेगी। ये काय में दिया है? धारा 3 में दिया हुआ है, ठीक। अब धारा 4 क्या दिया है? धारा 4 में महत्वपूर्ण धारा 4 में जिस तारीख को
धारा 4 जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होगी, धारा 3 प्रवृत्त होगी, उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति गठित होगी। ये तो पहले भी प्रावधान था कि हर 10 वर्ष में होना ही है। एक समिति गठित होगी। राजभाषा संकल्प, राजभाषा संकल्प कोई भी बता सकता है कब पारित हुआ? राजभाषा संकल्प मतलब ये जो लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों प्रयुक्त होगी, तो ये कब पारित हुआ? तो ये हुआ है 1968 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। भारत में भाषा के आधार पर क्षेत्र कितने भागों में बटे हुए हैं? 22 भागों। हाँ अमरदीप, भाषा के आधार पर क्षेत्र, भाषा के आधार पर 3 भागों में बटे है ना। क श्रेणी मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र, ख और ग 3 श्रेणी में बटे हुए हैं। संघ के शासकीय प्रयोजनों के संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग। अब इस आधार पर इन्होंने कब नियम बनाया है? नियम 1976। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नियम कब बनाया? 1976। देखो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या होता है? अधिनियम, संविधान। सबसे ऊपर संविधान, संविधान में कुछ कमी रह जाती तो फिर अधिनियम, अधिनियमों को लागू करने में कुछ कमियां हो तो फिर क्या बनाते हैं? नियम। नियमों के साथ क्या होते हैं? उपनियम, विनियम जिसे बोलते हैं। तो ये इन्होंने ये बना तो दिया राजभाषा अधिनियम, तो इसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए क्या बनाया? कुछ नियम बनाए। तो राजभाषा नियम की यदि बात करें तो नियम कब? 1976। नियम 1976 याद रखना। अधिनियम की बात करें तो 1963 में बनाया। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1965। धारा 3 इसकी 26 जनवरी 1965। ठीक। और संशोधन कब होना है? एक आयोग कब गठित होगा? 10 वर्ष बाद। संकल्प कब पारित हुआ? 1968। राजभाषा संकल्प 1968। पर नियम कब बना? 1976। संशोधन हुआ इसमें 1987। संशोधन 1987। 1987 के बाद 2007, 2011 3 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। और भाषा पर आधारित राज्यों की श्रेणियां, यहां से क्वेश्चन उठता है। अक्सर क्वेश्चन उठाते हैं। ग श्रेणी, क ख और ग, कितनी श्रेणियां? क ख और ग। तो क श्रेणी मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र टोटल, बिहार,
हरियाणा का श्रेणी में क्या है? बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एचपी, एमपी, छत्तीसगढ़, सीजी, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, राजस्थान को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आरजे, राजस्थान, यूपी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक कौन सा छूटा होगा? देख के बताओ जरा, पढ़ के बताओ उसमें। दिल्ली, गुड, बहुत ही शानदार, दिमाग तो पाया है यार आपने। दिल्ली राज्य संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। तो इनमें भाषा कौन सी होगी? हिंदी, हिंदी। इसमें भाषा कौन सी होगी? हिंदी। और इंग्लिश में इनका अनुवाद, इंग्लिश में इनका अनुवाद। ख श्रेणी में कौन से होंगे? गुजराती, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली। यह दो भाषाओं में कोई भी होगा, है ना? या तो हिंदी में हो सकता है या फिर इंग्लिश में, ठीक है। और उसमें हिंदी में ही होना है, ट्रांसलेशन उसका इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पत्र दे रहा है तो कितनी भाषाओं में देना है? दो भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश। अब ग श्रेणी में शेष भारत आ जाएगा, ग श्रेणी में। और यहाँ पर क्या होता है? अपनी राजभाषा अलग होती है, हिंदी को छोड़कर है यहाँ पर। क्लियर हो गया एकदम? जैसे तमिलनाडु में तमिल होगी, तेलंगाना में तेलुगु होगी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। तमिल भी हो सकती? नहीं हो सकती, नहीं। बांग्लादेश में तमिल भाषी, श्रीलंका में तमिल भाषी है, इधर बांग्ला। ठीक, क्लियर हो गया? तीन क्षेत्र। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कोई भी पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा ग श्रेणी का है, कौन सा ख श्रेणी का है, कौन सा क श्रेणी का है, ये हमें याद रखना। अब राजभाषा आयोग जो हमने पढ़ लिया यहाँ पे, तो फिर पढ़ेंगे राजभाषा आयोग, इनकी अनुशंसाएं वगैरह क्या थी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। राजभाषा अधिनियम हमने पढ़ लिया। अब राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में? हेमलता। राजभाषा आयोग। सब पूछते हैं जो वीडियो देखते हैं, बोलते सर हेमलता के बहुत ही अच्छा पढ़ती है, बार बार नाम लेते रहते हो। भाई साहब कहाँ तक आपका नाम याद हो गया होगा, ठीक है। तो राजभाषा आयोग कौन गठित करता है? भारत के नहीं तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 344 के तहत। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद गठित करना था। तो 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
7 जून 1955। 7 जून 1955 बीजी खेर की अध्यक्षता में, बीजी खेर, बीजी का फुल फॉर्म क्या बताया था अभी? बाल गंगाधर, है ना, तिलक नहीं, खेर, बीजी खेर की अध्यक्षता में जी खेर की अध्यक्षता में रिपोर्ट किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को। और ये दी है इन्होंने 31 जुलाई 1956। 31 जुलाई 1956 प्रतिवेदन, प्रतिवेदन किसको दिया इन्होंने? राष्ट्रपति को सौंप, राष्ट्रपति को सौंप। क्या प्रतिवेदित किया था इन्होंने, क्या बोला था, क्या सुझाव थे? तो इनको नंबर से लिखेंगे हम। मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस में क्वेश्चन बनेगा। प्रथम राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में? बीजी। तो संस्तुतियां देखेंगे या सुझाव देखेंगे, इनके नंबर से लिखेंगे। नंबर 1, भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही, भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही अनिवार्य शिक्षा देने की, अनिवार्य शिक्षा देने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक, तो भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही अनिवार्य शिक्षा देने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। सर क्या आप बताओ, 2-3 भारतीय भाषाओं का नाम बता दो। भारतीय भाषाएं, 2-3 भारतीय भाषाएं। हाँ अर्जुन जी। हिंदी, हाँ? हिंदी, हिंदी और संस्कृत, संस्कृत और उर्दू है, फारसी है, अरबी है। उर्दू है। उर्दू, भारतीय भाषाओं में हम गिनेंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मराठी, मैथिली, संथाली, ये भारतीय भाषाएं, प्राचीन भारतीय भाषाएं। इनको प्राथमिक शिक्षा इनमें देने के बाद, मतलब किसको छोड़ दिया उन्होंने? सीधा सा इंग्लिश को, इंग्लिश को अलग कर दिया, वो भारतीय भाषा नहीं। 7वीं अनुसूची बोल सकते हैं। हाँ? 8वीं अनुसूची बोल सकते हैं। नहीं, 8वीं अनुसूची का नहीं है उसका, उसको छोड़कर भी ढेर सारी भाषाएं हैं। मातृभाषा की बात कर रहे हैं ना हम, भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही अनिवार्य शिक्षा, तो भारतीय भाषा मातृभाषा हो सकती है प्राचीन समय की। ठीक, तो भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही अनिवार्य शिक्षा देने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। दूसरा, बहुमत द्वारा बोली तथा, बहुमत द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली, बोली तथा समझी जाने वाली हिंदी ही पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए एक सुस्पष्ट भाषा माध्यम है। राष्ट्रभाषा का संकेत दे दिया इन्होंने। क्या होना चाहिए? हिंदी। क्यों हिंदी होना चाहिए? क्योंकि बहुमत द्वारा बोली जाती है, यहाँ के 70-80% लोगों द्वारा बोली जाती है और लगभग 90% लोगों द्वारा समझी जाती है। तो ऐसी भाषाओं को के लिए एक सुस्पष्ट भाषा माध्यम होना चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरा भी। तीसरा पॉइंट क्या बोला उन्होंने? 14 वर्ष की उम्र तक के
प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हिंदी का उचित ज्ञान प्राप्त कराया जाए। उचित ज्ञान प्राप्त कराया जाए। हिंदी यदि मुख्य भाषा नहीं है तो भी एलिमेंट्री हिंदी के रूप में वो हिंदी पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर। हिंदी आना ही चाहिए, चाहे वो तमिल भाषी क्षेत्र हो, पंजाबी का हो, बांग्ला का हो, कहीं का भी हो, लेकिन एक भाषा के रूप में हिंदी उसे पढ़ना ही चाहिए। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अगला, पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक हिंदी का शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। हिंदी का शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। अनिवार्य कर दिया जाए। क्या है? पूरे देश के लिए माध्यमिक शिक्षा की बात करें। माध्यमिक शिक्षा कहां तक विजया जी? जी हमने थोड़ी बोला कहां से, माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक 12वीं तक। 12वीं तक, 8वीं कहां बोला है इसमें? नहीं, पर प्राथमिक तक तो 8वीं तक आ जाएगा। हाँ, उसके बाद पर हमने ये थोड़ी बोला कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक। माध्यमिक शिक्षा का स्तर कहां तक? 12वीं तक। तो शुरू से गिनेंगे उसे, निचला छोड़ तो बताया नहीं ना हमने कि प्राथमिक से माध्यमिक तक, ये तो नहीं बोला हमने। मतलब माध्यमिक स्तर तक हिंदी का शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए, एक हिंदी होना ही चाहिए, ये बात उन्होंने की थी। पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक हिंदी का शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। हायर एजुकेशन चाहे तो वो ले ले अपने लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ ही नहीं सकता, पढ़े, लेकिन एक भाषा के रूप में वो ये पढ़ता रहे। एलिमेंट्री हिंदी बोलते हैं इसे, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं ना एलिमेंट्री हिंदी के रूप में। तृतीय भाषा के रूप में ले लेते हैं कोई हिंदी, कोई द्वितीय भाषा के रूप में ले लेते हैं। आगे लिखेंगे, संघ व राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए, संघ व राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए किसी स्तर का हिंदी ज्ञान अनिवार्य किया जाए और इसके लिए उन्हें आधिकारिक पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाए। अगला, सरकारी कानून हिंदी में, लास्ट पॉइंट, सरकारी कानून हिंदी में व क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद। क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद। अब देखो, इससे पहला वाला पॉइंट क्या था? अधिकारियों के लिए। अब जैसे आप लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो जो 5th पेपर होता है हिंदी भाषा होता है ना, हिंदी भाषा क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले कि हमको बाहर करने के लिए ये हिंदी का पेपर रखा हुआ है। संविधाशाला शिक्षक वर्ग है, कोई भी साइंस का टीचर हो क्यों ना हो, 10 क्वेश्चन हिंदी के कंपलसरी है, हिंदी के क्वेश्चन है ना। हिंदी का ज्ञान अधिकारियों को होना ही चाहिए। फील्ड में जाके काम करेंगे, लोगों को, अधिकांश लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और अधिकारियों को यदि हिंदी भाषा समझ में नहीं आई तो कैसे वो काम चलेगा।
तो जरूरी है, हिंदी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया ये? राजभाषा आयोग 1955 बीजी खेर के द्वारा दी गई अनुशंसा है। अब हम पढ़ेंगे राजभाषा संसदीय समिति। राजभाषा संसदीय समिति, राजभाषा संसदीय समिति, राजभाषा संसदीय समिति। राजभाषा अधिनियम 1963 और इसकी धारा 3 लिखेंगे इसे अच्छे से। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 धारा 4 के तहत गठन 1976 राजभाषा के क्षेत्र में यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति, राजभाषा के क्षेत्र में यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति, सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति, लोकसभा के 20 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य, अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा, लेकिन परंपरानुसार कौन होता है? इसका उत्तर बताया था मैंने, गृह मंत्री। संसदीय राजभाषा संसदीय समिति का अध्यक्ष परंपरानुसार कौन होता है? गृह मंत्री। गृह मंत्री। ये क्वेश्चन पूछा था मेंस में 2015 या 16 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो मेंस का। क्लियर एकदम? राजभाषा संसदीय समिति किस अधिनियम के तहत? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत इसका गठन किया गया। पहली बार कब हुआ? 1976, क्योंकि ये 1965 में लागू हुआ ये है, और इसके 10 साल बाद का बोला था, तो 75 में होना चाहिए। 76 में इसको गठन किया गया। लोकसभा के कितने सदस्य? 20। राज्यसभा के 10। अध्यक्ष कौन बनता है? जो सदस्य चुन ले, लेकिन परंपरानुसार अभी तक किसको बनाया गया? गृह मंत्री को बनाया गया। अब हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस? कब से मनाते हैं? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। सबको बोलने का बराबर मौका दिया है। 20 लोग हैं, कोई भी बोल सकता है। 14 सितंबर 19 राज्यभाषा घोषित किया था 1949 को। 1949, बहुत बढ़िया। 14 सितंबर 1949 को किसने घोषित किया होगा इसको राजभाषा? बड़ा क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, किसके द्वारा घोषित किया होगा? ऑनलाइन वाले बताएंगे, जरा सोच समझ के बताएंगे। जयंत कुमार जी आप भी बोल सकते हैं, प्रिया मैडम आप भी बोल सकते हैं। आपकी मीठी आवाज मैंने सुनी नहीं आज। संसद द्वारा। सतीश जी बहुत दिन के बाद बोले आप, लेकिन गलत जवाब। हाँ, जयंत कुमार नहीं, पाल मैडम आप कुछ बोल रहे? पाल मैडम बोल रहे थे जी। यही तो सोचने वाली बात है। प्रथम आम चुनाव 1951 है ना,
52 52 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए, तो संसद तो तब गठित हुई ना। संविधान सभा तो 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक संविधान सभा सभा। तो किसने? संविधान सभा ने। देखो सरल सा क्वेश्चन और सबके दिमाग को हिला दिया एकदम। आपके समझ में आया? हमने तो पढ़ा ही नहीं कहना ये सब। पढ़ोगे आप एकदम अच्छे से पढ़ोगे, सब समझ में आ जाएगा, है ना। संविधान सभा, संविधान सभा लिखेंगे। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था, और इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस तो पता है आप लोगों को, 10 जनवरी। 10 जनवरी क्या हुआ था कि माउंटबेटन योजना, अंग्रेजों ने भारत से जाने का निर्णय ले लिया था, है? लेकिन कैसे जाते? किसी को तो सत्ता सौंप के जाना था। तो संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, और दिन के हिसाब से देखा जाए तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पांचवी बैठक थी। और इसमें क्या उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और ढेर सारी कार्यवाही होना शुरू हो गया। तो तब से लेकर जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति चुना गया, ये निर्वाचन आयोग गठित किया गया। तब तक जो भी काम हुए किसके द्वारा किए गए? संविधान सभा के द्वारा किए गए। और इसमें अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कंफ्यूजन होता है इनके बीच में, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे राजभाषा प्रचार समिति वर्धा। राजभाषा प्रचार समिति वर्धा। यहां से क्वेश्चन बहुत बार उठा है। राजभाषा प्रचार समिति वर्धा। स्थापना 1936। स्थापना 1936। संस्थापक कौन थे? गांधी जी, प्रसाद और नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अथक प्रयासों से। उन्नीस सौ 36 याद रखना। वर्धा योजना भी आई थी इस समय गांधी जी की, 1936। 14 सितंबर को इसी में हाँ हिंदी दिवस मनाने का निर्णय कब लिया था? यहां भी फेल हो सकते हैं, विशेष रूप से अमरदीप जैसे आदमी जिनको याद है और फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़्यादा ध्यान रखने के कारण काम की बात वो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो दिक्कत हो जाती है। ऐसे सामाजिक प्राणी के लिए तो बड़ी दिक्कत है ये। फिर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, ठीक है। लेकिन अब दिवस मनाने का निर्णय कब लिया? 1953 में। वे हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करने के लिए अब क्या हो रहा था उस समय? 1953 में अपन ने पढ़ा ना, 1952-51 आंध्र प्रदेश के रामुल्लू श्री पोट्टी श्री रामुल्लू भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कर रहे थे, और यदि इसको स्वीकार कर लेते तो भारत में तो सैकड़ों भाषाएं बोली जाती थी, सैकड़ों टुकड़े हो जाते भारत के। तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, गांधी जी तो थे ही नहीं उस समय 1953 में, पर गांधीवाद की बात कर रहे हैं हम। तो उस समय ये मन में विचार आया कि यदि हम हिंदी का प्रचार प्रसार ज्यादा करेंगे तो इसके कारण दूसरी जो छोटी छोटी भाषा वाले क्या हो जाएंगे, थोड़े से दब जाएंगे।
तो हिंदी भाषा पे गर्व करो, हिंदी भाषा पे गर्व करो, ये हम बोलते जाएंगे तो फिर दूसरे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कम हो जाएगी। तो इस आधार पर 1953 में हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। क्लियर है? हिंदी दिवस मनाने का निर्णय कब लिया? 1953 में। संस्था द्वारा, संस्था मतलब वर्धा समिति की बात कर रहे हैं, संस्था द्वारा हम 40 नामक अभियान का संचालन एवं राष्ट्रभाषा पत्रिका का प्रकाशन, राष्ट्रभाषा पत्रिका का प्रकाशन 1942 से अब तक हो रहा है। 1942 से अब तक हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राष्ट्रभाषा पत्रिका का प्रकाशन किस समिति द्वारा किया जाता है? वर्धा समिति। कहाँ से होता है? वर्धा से। ठीक। और इसी वर्धा समिति के अनुशंसा पर ही क्या बात की गई? विश्व हिंदी सम्मेलन। उन्होंने बोला कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार तो हो, हिंदी दिवस भी मनाएं, साथ ही क्या करें हम? विश्व हिंदी दिवस मनाएं। जब विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा तो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाए, और विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होगा तो विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाएगा। तो लिखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, कोई बता सकता है क्या? विश्व हिंदी सम्मेलन। तो पहला नागपुर में हुआ था, ये लिखा है मैंने इसका उत्तर। और मेरे समय क्या हुआ था, जब 2015 में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ था, और उस समय मेंस के एग्जाम भी चल रहे थे। तो कंटिन्यू 2 बार मैंने ये प्रतिवेदन लिखा है इसके ऊपर, विश्व हिंदी सम्मेलन के ऊपर कंटिन्यू 2 बार आया था ये क्वेश्चन। तो दोनों बार मैंने लगभग एक जैसा लिखा था। तो पहली बार तो कम याद किया, लेकिन मुझे पता था कि ये क्वेश्चन बनेगा। एक मेरी खासियत है ऐसी, मैं कम पढ़ता हूँ, कम पढ़ाता भी हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है मेंस के लिए कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम हकीकत बोल रहा हूँ। आप देख लेना, नहीं तो मेंस का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, हमारे नोट्स से बाहर उसमें क्वेश्चन कभी नहीं जाता। तो मुझे पता था कि ये क्वेश्चन बनेगा, मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था और 2 बार लिखा। फिर मैंने एक क्वेश्चन को 2 बार लिखा, एज इट इज जैसा था वैसे। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975, 10 जनवरी 1975, नागपुर। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई, मॉरिशस में 1976। तीसरा 1983 नई दिल्ली, 1983 नई दिल्ली। 10वां 10 से 12 सितंबर 2015। कहां पे बताया सरिता? मैंने नहीं बताया, बड़ा बेवकूफ आदमी हूँ, बताता ही नहीं हूँ, पूछते ही रहता हूँ मैं। हाँ तो अच्छा, आपके कान में बताया क्या मैंने? इनको नहीं बताया और आपको कैसे बताया? कभी कभी अपनी गलती पे भी हंसी आती है सरिता, है ना? हंसना चाहिए। इससे पहले कि दूसरे हमारे ऊपर हंसना शुरू करे, हमें खुद को ही अपने ऊपर हंसते रहना चाहिए, ताकि अपनी गलतियों का एहसास होता रहे। तो कब? 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल। ये कौन सा सम्मेलन था? 10वां। थीम क्या थी इसकी? थीम थी हिंदी जगत का विस्तार एवं संभावनाएं। हिंदी जगत का विस्तार एवं संभावनाएं। नरेंद्र मोदी जी पहली बार
भोपाल आए थे। 27 देशों के 2000 प्रतिनिधि आए थे यहाँ पर विश्व हिंदी के दान का। 27 देशों के 2000 प्रतिनिधि। 10वां हो गया। 11वां मॉरिशस में 2017 में, और 12वां 2021 न्यूयॉर्क में। 12वां 2021 न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 कहां पर? नागपुर। 10 जनवरी 1975 नागपुर। अब मध्य प्रदेश में भाषा का विकास, जो हमारा मूल टॉपिक है। मध्य प्रदेश में भाषा का विकास। भारत में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती है? भाषा की बात कर रहे हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश ऐसे नहीं, परिवार की बात कर रहे हैं। कितने प्रकार, कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? 3। हाँ बोलते चलो, 4 भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, 6 भी बोल सकते हैं। गिनती तो सबको आती है, बोलने में क्या बुराई है? किसने बोला था 3? आपने बोला। कैसे, क्या सोच के बोला? भारतीय परिवार। बिल्कुल ठीक। तो मध्य प्रदेश में भाषा का विकास, या भारत में 4 भाषा परिवार, 4 भाषा परिवार। ठीक। जैसे पहला अमरदीप ने बता दिया, कौन सा है? भारोपीय। दूसरे नंबर पे द्रविड़, तीसरे नंबर पे आस्ट्रिक। तो फिर कहाँ गलती होगी? हाँ? बोलो। यूरोपीय। बोलो ना। याद नहीं आ रहा? अच्छा ये बोल रहे थे क्या याद नहीं आ रहा? चीनी तिब्बती। भारोपीय में तो आ गया ना इंग्लिश वगैरह सब। चीनी तिब्बती। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा है। भारोपीय, चीनी तिब्बती। तो अर्जुन जी, हिंदी किस भाषा परिवार में? हिंदी द्रविड़ की है। कितनी गलत सोच। छोटे लोग, छोटी सोच। बड़ा बोलो जरा सा। भाई द्रविड़ में तो वो दक्षिण भारत की भाषाएं आती है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। ये द्रविड़, ये भारोपीय है, भारोपीय भाषा। हिंदी किस परिवार की है? भारोपीय भाषा। भारोपीय हिंदी भाषा। लगभग 73% लोग भारत के हिंदी भाषा बोलते हैं, जानते। क्लियर हो गया एकदम? किसी को कोई डाउट? अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की बोलियां। मध्य प्रदेश की बोलियां। नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम बुंदेली। नंबर 1 बुंदेली। बुंदेली विकास कैसे हुआ है? ऑनलाइन वाले कोई बता सकते हैं? बुंदेली हाँ जी, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। पूरे 20 लोग हैं। आवाज नहीं आ रही हो तो उतना ही बोल दो कि हमें आवाज नहीं आ रही है। भारतीय सौर श्रेणी अपभ्रंश। सौर श्रेणी अपभ्रंश से काय से जन्म हुआ इसका? सौर श्रेणी अपभ्रंश।
अपभ्रंश। और काय का क्या बताएंगे? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। काय में पश्चिमी हिंदी की बोली है। यदि बोला जाए, ये क्वेश्चन बना था शायद पिछले साल, है ना, कि बुंदेली या कोई तो भी भाषा को पूछा था किस हिंदी का रूप है, पश्चिमी, पूर्वी, ऐसा क्वेश्चन बना था। तो किस हिंदी का है ये? पश्चिमी। सौर श्रेणी अपभ्रंश से जन्म हुआ और पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली है। नामकरण किसने किया इसका? पश्चिमी हिंदी की बोली। और इसका नामकरण किया है जॉर्ज गियर्सन। नामकरण जॉर्ज गियर्सन। किस क्षेत्र में बोली जाती है ये? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया, ये मुख्य भाषा बुंदेली है, मुख्य जिले। इसके अलावा और कहां बोली जाती है ये? जबलपुर वाली। तो लिखेंगे नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिलों में। उपबोलिया क्या है इसकी? उपबोलिया पश्चिमी हिंदी या बुंदेली की उपबोलिया। ये क्वेश्चन भी बनता है। उपबोलियों में पवारी, ये टेस्ट में बार बार पूछा जाता है। ये पवारी किस क्षेत्र में? ग्वालियर। पवारी उपबोली है, ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाती है। ग्वालियर। लोधानी, हमीरपुर में बोली जाती है। हाँ, लोधानी, हमीरपुर, ये उत्तर प्रदेश का जिला है, हमीरपुर। और एक है खटोला बोली, उपबोली है। पन्ना दमोह में खटोला, ये उपबोली है। पवारी, लोधानी और खटोला। पवारी ग्वालियर में बोली जाती है, लोधानी हमीरपुर के आसपास और खटोला पन्ना दमोह में। समझ में आया? अर्जुन को क्या है ये? बुंदेली की उपबोली। किस भाषा से जन्म हुआ? सौर श्रेणी अपभ्रंश, आर्य परिवार की सौर श्रेणी अपभ्रंश से। किस भाषा की बोली है ये? पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली है। नामकरण किसने किया? बुंदेलखंडी जॉर्ज गियर्सन। अब साहित्य की दृष्टि से किसने साहित्य लिखा है बुंदेली भाषा में? तो वह केशव पद्माकर, बिहारीलाल, कवि गंगाधर व्याम। एक और लिखेंगे, बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया? बुंदेली शब्दकोश का संकलन। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना प्री में या मेंस में,
तो फिर ऐसा लगता है कि पेपर छोड़ के भाग जाए, पेपर छोड़ के भाग जाए, क्योंकि इसको कोई पढ़ते भी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है कोई। पर जो सरल सरल है, जो सब पहले दूसरे पेज पे लिखा रहता है, वो सब पढ़ा देते हैं, और ऐसे अंदर की छुपी हुई बातें बहुत कम पढ़ते हैं। तो कवि महेश कटारे, कवि महेश कटारे, महेश कटारे कहाँ के थे? अमरदीप को मालूम है, ये सागर के, बहुत बार टेस्ट में पूछा गया है। कवि महेश कटारे सागर के, और इसके ऊपर इन्हें 2017 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद हम पढ़ेंगे बघेली, 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 बघेली क्या है योगेश? बोली है। कहाँ बोली जाती है? बघेल, पूर्वी मध्य प्रदेश है। तो लिखेंगे ये बघेली, रीवा, सतना, शहडोल एवं उमरिया आदि जिले में, और काय का है ये? अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी का, अर्धमागधी भाषा का अपभ्रंश, अर्धमागधी भाषा का अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी की बोली, बुंदेलखंडी काय की? पश्चिमी हिंदी की, और ये पूर्वी हिंदी की बोली। पैतृक भाषा, किस भाषा से जन्म हुआ है इसका? शांतनु जी बताइए, गुड इवनिंग। पैतृक भाषा, शांतनु जी को लग रहा होगा कि मैं हमेशा राडार पे रहता हूँ, 2 महीने बाद ज्वाइन हूँ तो भी सबसे पहले मुझे ही याद करते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पैतृक भाषा अवधी, पैतृक भाषा अवधी, पैतृक भाषा अवधी। रामचरितमानस लिखा है इसी भाषा में। पैतृक भाषा अवधी। उपबोली है इसकी तिरहरी, उपबोली है इसकी तिरहरी, पवारी, गहुरा, गहुरा, संकलन किसने किया इसका? बघेली शब्दकोश संकलन, बघेली शब्दकोश का संकलन। हाँ जी, श्रीराम परिया, गुड। श्रीनिवास शुक्ल, श्रीनिवास शुक्ल, श्रीनिवास शुक्ल कहाँ के थे ये? सीधी, सीधी के श्रीनिवास शुक्ल, श्रीनिवास शुक्ल, सीधी, सीधी चीज। अब हम पढ़ेंगे मालवी भाषा, बोली भाषा, गलती से बोल दिया मैंने मालवी, कोई केस मत कर देना इसी आधार पर, इस सर ने भाषा बोला और हमारा गलत हो गया करके। मालवी राजस्थानी हिंदी की बोली, राजस्थानी हिंदी की बोली। राजस्थानी मतलब पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी पश्चिम में आता है, पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी मतलब अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश,
सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की बोली किस जिले में बोली जाती है ये? मालवा क्षेत्र, पूरे मालवा क्षेत्र में। सीहोर, नीमच, रतलाम, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन, देवास, राजगढ़ आदि जिले लिखेंगे इसमें। मालवी साहित्यकार, किसको पता है कि साहित्यकार कौन कौन से थे मालवी भाषा में, किसने लिखा है? जैसे अपन ने बुंदेली के बारे में तो पढ़ लिया और पता भी है हमें कौन कौन सी बुंदेली के बारे में हमने पढ़ा। केशव पद्माकर, बिहारलाल, कवि गंगाधर व्यास। ऐसे बघेली मालवी भाषा में देखें तो श्रीनिवास जोशी, श्रीनिवास जोशी, चंद्रशेखर दुबे, चंद्रशेखर दुबे, ललिता रावल, डॉक्टर पूरन सहगल, पूरन सहगल और बाल कवि बैरागी जी। ये क्वेश्चन बन सकता है, बाल कवि बैरागी जी का मालवी भाषा में, बाल कवि बैरागी जी। उपबोलियां लिखेंगे इसकी, उपबोलियां हाड़ौली, उपबोलियां हाड़ौली, 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 सोंधवाड़ी, सोंधवाड़ी, रजवाड़ी, रजवाड़ी, दशपुरी, उमटवाड़ी, कुछ विद्वान निमाड़ी को भी इसी की उपबोली मानते हैं, कुछ विद्वान निमाड़ी को भी इसकी उपबोली मानते हैं। लिखना है ये, मेरी शक्ल मत देखो। कुछ विद्वान निमाड़ी को भी मालवी की उपबोली मानते हैं। और ये जो भीली है ना, भीली भाषा, ये भी बोलते हैं कि मालवी की उपबोली है भीली भाषा। भीली, भोयरी, ये भाषा जो है, जिसका जन्म कहाँ से हुआ है? मालवी से हुआ है। क्लियर एकदम? कहीं कोई दिक्कत इसमें? अब हम पढ़ेंगे निमाड़ी। निमाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? निमाड़ में, खंडवा, करबोल, बुरहानपुर, बड़वानी आदि जिले में। निमाड़ी भाषा लिखेंगे खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, बड़वानी, धार, बड़वानी, धार। पश्चिमी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की बोली निमाड़ी का विकास कैसे हुआ होगा? जैसे ही पश्चिमी हिंदी बोल देते तो फिर सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से। जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा था इसे? जॉर्ज गियर्सन ने इसे दक्षिणी हिंदी कहा। जॉर्ज गियर्सन ने इसे दक्षिणी हिंदी कहा। जॉर्ज गियर्सन ने इसे दक्षिणी हिंदी
कहा है। उन्नीस सितंबर को निमाड़ी दिवस साहित्यकार में किसी का नाम पता है क्या? निमाड़ी साहित्यकार में श्री राम परिहार। हाँ? श्री राम परिहार। श्री राम परिहार। परिहार, बहुत बढ़िया। और एक नाम आपको पता है, बोलना नहीं चाह रहे, आप शर्माते होंगे। सिंगर जी। संत सिंगा जी। हाँ, संत सिंगा जी, ठीक है। तो श्री राम परिहार, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, श्री राम परिहार, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, संत सिंगा जी, प्रभाकर चौबे। निमाड़ी शब्दकोश का संकलन किसने किया? निमाड़ी शब्दकोश का संकलन, निमाड़ी शब्दकोश का संकलन राम नारायण उपाध्याय। निमाड़ी भाषा का साहित्य एक पुस्तक का नाम है, निमाड़ी भाषा का साहित्य, ये किताब है ना? और किसने लिखा है? श्री राम परिहार। निमाड़ी भाषा का साहित्य। प्रभाकर चौबे का नाम आपने सुना, लिखा अपन ने। तो महाभारत का अनुवाद किया है एक, तो इन्होंने महाभारत का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? निमाड़ी भाषा में अनुवाद हुआ है, निमाड़ी बोली में महाभारत का। बाकी सब पढ़ लिए अपन ने, एक बार और देखते हैं। किन जिलों में बोली जाती है ये? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ, इंदौर में भी थोड़ी बहुत बोली जाती है निमाड़ की भाषा। पश्चिमी हिंदी की बोली सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। जॉर्ज गियर्सन ने इसे दक्षिणी हिंदी कहा है। 19 सितंबर को निमाड़ी दिवस मनाया जाता है। इसके प्रमुख साहित्यकार श्री राम परिहार, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, संत सिंगा जी, प्रभाकर चौबे आदि हैं। श्री राम परिहार क्या लिखा है इन्होंने? निमाड़ी साहित्य का इतिहास, निमाड़ी साहित्य का इतिहास। और निमाड़ी शब्दकोश का संकलन करता राम नारायण उपाध्याय। एक चीज और लिखना है इसमें, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी नाम तो लिखा होगा, लिखा क्या? इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है निमाड़ी भाषा में। महादेव प्रसाद चतुर्वेदी निमाड़ी भाषा में महाकाव्य लिखा है, अम्मार बोल। क्या लिखा है निमाड़ी में? अम्मार बोल। क्या है ये? महाकाव्य, निमाड़ी भाषा का महाकाव्य। किसने लिखा इसे? महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, अम्मार बोल। एक और भाषा हम पढ़ेंगे, ब्रज बोली की बात कर रहे हैं, बोली। तो ब्रज बोली की बात करेंगे। तो ब्रज बोली पश्चिमी हिंदी की प्रधान बोली है ये। अभी तक जितनी भी बोलियां पढ़ी ना अपन ने, मालवी की बात करें, बघेली की बात करें, बुंदेली की बात करें, निमाड़ी की बात करें, तो सबसे अधिक साहित्य सृजन काय में हुआ है? और ब्रज बोली। इसे भाषा बोलते हैं लोग, लेकिन है क्या चीज है? बोली। जैसे सूरदास, मीराबाई, रहीम, सभी लोग इसी भाषा में। तो पश्चिमी हिंदी की प्रधान बोली है, साहित्य सृजन की दृष्टि से समृद्ध, सौर श्रेणी का अपभ्रंश है। किन जिलों में बोली जाती है ये?
उत्तर प्रदेश से लगे वाले, है ना। तो इसमें ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड। प्रमुख साहित्यकार कौन है ब्रजभाषा के? अभी बता भी दिया मैंने। सूरदास, रसखान। अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने हिंदी के 2 विशेषज्ञ लोग बैठे थे और मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ये पंक्तियां पूछी मैंने, ये क्वेश्चन दिया था सॉल्ड पेपर में कि ये किसने लिखा है, और दोनों से नहीं बना था। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। जो कृष्ण जी थे, छोटे थे, बचपन में माखन लगी वाली रोटी ले लेके घूमते थे, खाते थे, फिरते थे, है? तो वो रसखान जी बोलते हैं उस कौवे के भाग कितने बड़े अच्छे हैं कि वो हरि के हाथ से माखन लगी हुई रोटी लेकर चला गया, खा लिया। ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्या बताया मैंने इसमें? सूरदास, रसखान, मीराबाई, अमीर खुसरो, तूतीये हिंद, तोता ये हिंद बोला जाता है ना? एक नाम और है जिन्होंने अवधी भाषा में रचनाएं लिखी है, तुलसीदास जी। लेकिन एक रचना उनकी ब्रज भाषा में, और यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। विनय पत्रिका, तुलसीदास जी की विनय पत्रिका काय में लिखे इन्होंने? ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। उपबोलियां, शिकरवारी, उपबोलियां कौन सी? शिकरवारी, तौरधारी, लौघधारी, और शिकरवारी, ये इसकी उपबोलियां है। शब्दकोश का संकलन करता, ब्रज भाषा के शब्दकोश का संकलन करता, रामशरण गौड़। अब यदि छोटा सा क्वेश्चन पूछे मध्य प्रदेश की राजभाषा तो कौन सी है? हिंदी। कब घोषित किया गया? 56 में। लेकिन जो राजभाषा अधिनियम के तहत जो समिति गठित हुई थी 1976, उसमें क श्रेणी में मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है, अर्थात हिंदी भाषी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश शामिल है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में शामिल है। कुछ और भी बोलियां हैं मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली, जैसे कौरवी, नाम सुना है क्या? कौरवी हिंदी की पूर्वी हिंदी से मतलब अर्धमागधी से हुआ इसका जन्म, है ना। और क्षेत्र इनका भिंड, दतिया आदि जिलों में बोली जाती है। कुछ जनजातीय भाषाएं भी बोलियां भी है हमारे यहाँ पे, जनजातीय बोलियां एक एक लाइन में अगर लिखेंगे, जैसे कोरकू भाषा नहीं है, क्या है? बोली है। कोरकू डैश लगा के कहाँ बोली जाती है? कोरकू बैतूल, ठीक। बैतूल, होशंगाबाद,
छिंदवाड़ा, खरगोन, खंडवा। क्लियर हो गया? भीली, भीली भी बोली है, कहाँ बोली जाती है? मंडला बालाघाट। मंडला बालाघाट नहीं नहीं, इधर वाले एरिया, झाबुआ धार झाबुआ वाले है ना। तो भीली भाषा रतलाम, धार, झाबुआ। भीली बोली की बात करें, रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, अलीराजपुर, गोंडी, गोंडी बोली मंडला। पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन मंडला में ज्यादा बोली जाती है उधर। तो ये मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद, होशंगाबाद। सहरियाई भाषा, सहरियाई बोली, सहरिया जनजाति उत्तरी मध्य प्रदेश में बोली जाती है ना, शिवपुरी वाले एरिया में। श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर सहरिया जनजाति द्वारा बोली जाती है। कहाँ कहाँ पे? श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर। पंचमहली बोली, पंचमहली ये भी जनजातीय बोली है। पंचमहली ये ग्वालियर में बोली जाती है। पंचमहली, ग्वालियर। जटवारी, अभी तो सब लोग, मैं कुछ भी बोलूं सब लोगों को पटवारी ही सुनाई आएगा। मैं कुछ भी बोलूं है ना, पटवारी ही सुनाई आएगा, लेकिन लिखना जटवारी है। जटवारी ये जो बोली है भिंड ग्वालियर क्षेत्र में, भिंड ग्वालियर क्षेत्र में। अभी जो हमने बोलियां पढ़ी जो जनजातीय परिवार की, उसमें 2-3 जगह थोड़ा सा ऐड करना है। जैसे भीली लिखा आपने, भीली बोली, तो ये भारतीय आर्य परिवार से जन्म हुआ है इसका। भीली का जन्म कैसे हुआ है? भारतीय आर्य परिवार से। और जो कोरकू जो है ये ऑस्ट्रो एशियाई, ऑस्ट्रो एशियाई मुंडा शाखा की भाषा है। मुंडा शाखा की भाषा। कल हम मध्य प्रदेश की कला संस्कृति का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार और संगीतकार। क्या पढ़ेंगे? चित्रकार और संगीतकार। तो अभी से बुक करके रखें हमारी क्लास एडवांस में, और मिलते हैं कल फिर ऐसे ही एक बेहतर क्लास के साथ में। आज के लिए इतना ही बहुत है, और सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बता दूं कि सार्थक पहल के माध्यम से जो तैयारी की जा रही है, इसका लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में जो मुझे जानकारी मिली है, जिन्होंने मुझे सूचना दी है, उनके अनुसार 15 बच्चे जो है हमारे प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, और ज़्यादा किया हो तो उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ऐसे ही सार्थक पहल के साथ बने रहे और सार्थक पहल का सहयोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।